सुजाता, आज नाश्ते में क्या बनाया है? मोहित ने अपनी सेविंग किट बंद करते हुए पूछा। ब्रेड बटर, जैम तथा उबले हुए अंडे हैं। सुजाता ने तनिक ठंडे स्वर में कहा। क्या आज फिर वही नाश्ता? कुछ ताज़ा भी बना लिया करो कभी कभी। मोहित ने मुंह बनाते हुए कहा तो सुजाता का पारा चढ़ गया। हूँ, रोब तो जनाब ऐसे झाड़ते हैं मानो मुझे ब्याह कर लाए हों। मैं कोई तुम्हारी ब्याहता तो हूँ नहीं कि दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहूँ। तुम तो 8 बजे से पहले उठते नहीं हो और उठते ही चाय की गुहार लगाने लगते हो और बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए पेपर पढ़ते हो, जबकि मुझे तो काम करते हुए ही चाय पीनी पड़ती है। थोड़ी मदद कर दिया करो तो तुम्हें रोज ही मनचाहा नाश्ता मिले। सुजाता ने भी झल्लाते हुए कहा। हाँ हाँ, यही तो रह गया है। मैं भी कोई तुम्हारा पति तो हूँ नहीं जो तुम्हारा गुलाम बन जाऊँ और तुम्हारे हुक्म की तामील करूँ। मोहित ने मुंह बनाते हुए कहा और तौलिया उठाकर बाथरूम में नहाने चला गया। सुजाता ने जल्दी जल्दी कमरे को ठीक किया। अपना बेड वह उठते ही सेट कर लेती थी, लेकिन मोहित का बेड तो बेतरतीब पड़ा हुआ था। जरा भी काम का ढंग नहीं था। सफाई की तो वह परवाह ही नहीं करता था। अभी तक मेड भी नहीं आई थी। आखिर वह कितना काम करे। शादी ना करने का मन बनाकर कहीं उसने गलती तो नहीं की थी। अब बिना शादी किए ही उसे गृहस्थी चलानी पड़ रही है। उस समय माता पिता की बात मान ली होती तो अच्छा रहता। कम से कम अपना घर परिवार तो होता। उस समय आधुनिकता का भूत जो सवार था, जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती थी। परिवार जैसी संस्था से उसका विश्वास ही उठ गया था। एमबीए करते ही उसे जॉब के ऑफर आने लगे थे। माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे। 1-2 जगह से अच्छे रिश्ते भी आए, लेकिन उसने मना कर दिया और दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। विवाह न करने के पूर्वाग्रह का कारण भी था। उसकी बड़ी बहन इशिका का विवाह के बाद जो हश्र हुआ था, उसने उसकी अंतरात्मा को हिला दिया था। इशिका बहुत खूबसूरत तथा काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका मेरठ में एक बहुत संपन्न तथा प्रतिष्ठित परिवार में विवाह हुआ था। उसका पति विनोद इंजीनियर था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही एक सड़क दुर्घटना में विनोद की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 15 दिन बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसे दूध की मक्खी की भांति घर से बाहर निकाल दिया और वह अपनी 1 साल की बेटी सलोनी के साथ मायके आ गई। उसकी सास ने कहा, बेटा होता तो यह यहाँ रह सकती थी, किंतु बेटी को जन्म देकर उसने अपना यह अधिकार भी खो दिया है। और उन लोगों ने इशिका को बैरंग वापस भेज दिया। माता पिता ने खामोशी से सब कुछ सह लिया। सुजाता ने इशिका को ससुराल वालों पर केस करने की सलाह दी, लेकिन इशिका ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि यदि वह मुकदमा जीत जाती है तो भी वह उस घर में नहीं जाएगी जहां उसका तथा उसकी बेटी का जीवन खतरे में हो। और इस प्रकार इस कहानी का पटाक्षेप हो गया। लेकिन इस घटना का सुजाता पर इतना गहरा असर पड़ा कि अब वह विवाह जैसे बंधन में बंधना ही नहीं चाहती थी। उसने दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में आवेदन किया। शीघ्र ही उसका चयन हो गया और वह दिल्ली चली आई। शुरू में तो वह एक गर्ल हॉस्टल में रही, लेकिन वहाँ उसके मन मुताबिक कुछ भी नहीं था। यूँ तो अपने घर जैसी सुविधा तथा रहन सहन कहीं भी नहीं मिल सकता था, लेकिन यहाँ तो वह लौकी, तुरई या राजमा चावल खाते खाते ऊब गई थी। ऑफिस में अपने सहयोगी मोहित से उसकी अच्छी मित्रता थी।
दोनों ही उन्मुक्त विचारों के थे और अविवाहित थे। लंच ब्रेक में दोनों कैंटीन में एक साथ लंच करते थे। शाम को एक साथ ऑफिस से निकलते और दूर दूर तक घूमने चले जाते थे, या कभी कोई मूवी एक साथ देखने निकल जाते थे। रात्रि में दोनों अपने अपने ठिकाने की ओर चल देते थे। एक दिन मोहित ने लिव इन रिलेशनशिप का प्रस्ताव रखा तो सुजाता भौचक रहकर उसका मुंह देखने लगी। उसने सुन तो रखा था कि बड़े शहरों में अविवाहित युवतियां युवक एक साथ रहते हैं, लेकिन उसे स्वयं इस अनुभव से दो चार होना पड़ेगा, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने 2 दिन का समय मांगा सोचने के लिए और अपने हॉस्टल चली आई। इन 2 दिनों में उसने खूब मनन किया। उसे समय भी मिल गया था क्योंकि 2 दिन ऑफिस बंद था। वह ऊहापोह में फंसी थी। क्या उसे मोहित का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत क्या होगा? उसे अपने पर पूरा विश्वास था। वह कोई कमज़ोर महिला तो थी नहीं, और फिर पिछले 6 महीनों से वह मोहित को जानती है। कभी भी उसने कुछ गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। पर यदि घर वालों को इस बात का पता चला तो क्या होगा? इससे समाज में उसके परिवार की बदनामी होगी, लेकिन घर वालों को इस बारे में बताने की आवश्यकता ही क्या है? वह खुद ही प्रश्न करती और स्वयं ही उत्तर भी देती। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने मोहित को हाँ कहने का मन बना लिया। जल्द ही दोनों ने रोहिणी में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। घर की ज़रूरतों का थोड़ा बहुत सामान भी खरीद लिया। 2 सिंगल बेड खरीदे और इस प्रकार उन्होंने एक साथ रहना शुरू कर दिया। घर की साफ सफाई के लिए एक मेड भी रख ली तथा घर खर्च दोनों ने आधा आधा बांट लिया। कुछ ही समय बाद सुजाता को मोहित का व्यवहार थोड़ा थोड़ा बदला सा नजर आने लगा। ऐसा लगता था मानो वह खुद को सुजाता पर हावी करना चाहता है। गाहे बगाहे उस पर पति की तरह रौब भी झाड़ता था, लेकिन सुजाता सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। मोहित की हर बात को वह शांति से सह लेती थी, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर आज तो वह भी बिफर गई थी और उस पर सोने पर सुहागा यह कि काम वाली अभी तक नहीं आई थी। अब वह घर के सारे काम करे अथवा जैसे तैसे छोड़कर ऑफिस चले जाए। समय कम था। मोहित एकदम तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गया था। सुजाता को अस्त व्यस्त दशा में देखकर उसका पारा चढ़ गया। यह क्या सुजाता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या कर रही थी अब तक? झक मार रही थी। तुम्हें देर हो रही है तो नाश्ता लगा है और टिफ़िन भी तैयार है, तुम जा सकते हो। मैं थोड़ी देर से आऊँगी। मेड भी अभी तक नहीं आई है। वह बौखला उठी। मोहित झल्लाकर नाश्ता करने लगा। सुजाता बड़बड़ाती हुई अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। इन बाइयों का क्या है? तुम्हें गरज है तो रखो, वरना काम तो इन्हें बहुत से मिल जाएंगे। आते ही वह बड़बड़ाने लगती थी। कितनी देर हो गई आपके घर का काम ही करते करते, अभी 4 घरों में और जाना है। कैसे होगा रे बाबा? तो थोड़ा जल्दी आ जाया करो। सुजाता कहती तो हाँ हाँ क्यों नहीं, कहो तो यही बस जाऊं। मेरा भी घर वाला है, बच्चे हैं, उनका भी तो काम रहता है। यह तो समय की मार है, नहीं तो काम करने जाती मेरी जूती। वैसे मेम साहब जी, आप लोगों के नखरे भी बहुत हैं। ऐसे काम करो, वैसे काम करो, और वह कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती। सुजाता के पास चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचता। आधे घंटे बाद जब वह बाथरूम से बाहर आई, अब वह जानबूझकर मोहित को खिजा रही थी। पिछले 3 वर्ष से दोनों दिल्ली में एक साथ रह रहे थे। दोनों ही विवाह नहीं करना चाहते थे तथा एक ही कंपनी में कार्यरत थे। मोहित में आई बदलाव को वह भली भांति समझ रही थी। शायद वह उससे ऊब गया था और कुछ चेंज चाहता था,
या शायद सुजाता की कामना करने लगा था। शायद यही सच था, लेकिन सुजाता का तटस्थ व्यवहार उसे निराशा कर देता था। सुजाता ने शुरू में ही इस आशंका को व्यक्त किया था। तब मोहित ने कहा था, क्या सुजाता, तुम मुझे या स्वयं को इतना कमज़ोर समझती हो? आखिर संयम भी कोई चीज़ है। और तब सुजाता आश्वस्त हो चली थी। लेकिन क्या संयम रह पाया? सुजाता आज भी उस बरसात की रात को नहीं भूलती। रविवार का दिन था। मोहित ने कहीं बाहर चलने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन सुजाता ने कहा कि आज घर को थोड़ा साफ कर लेते हैं। मोहित नहीं माना और अकेला ही अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने चला गया। रात के 10 बजे थे। उसे नींद भी आ रही थी। उसने मोहित का खाना टेबल पर लगा दिया और स्वयं खा पीकर अपने बेड पर लेट गई। जल्द ही उसे नींद भी आ गई। वह गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे लगा कि उसके बेड पर कोई है। नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में उसने देखा मोहित उसकी बगल में लेटा है। तुम यहाँ? वह चौंक उठी। तभी मोहित ने उससे फुसफुसाते हुए बोला, कब तक ऐसे चलेगा? जबकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर एक रिश्ता बना लेने में क्या हर्ज है? मैं बहुत दिनों से तुम्हें चाहता था, लेकिन पहल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर कब तक मन को मारता? आज की बरसात ने मन की इन कामनाओं को जगा दिया और मैं खुद पर नियंत्रण न रख सका। कहते हुए मोहित ने उसे अपनी बाहों में बंधन में कसकर जकड़ लिया और सुजाता कुछ न कह सकी। शायद इस रूमानी रात में उसकी भी कामनाएं जाग उठी थी और उसने मोहित के सामने अपने को समर्पित कर दिया। फिर तो दोनों का यह नियम बन गया था, जब भी मोहित चाहता वह उसके साथ होती। एक दिन उसने कहा भी, यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लेकिन मोहित ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया कि तब तक की तब देखी जाएगी। हम लोग यदि सावधानी बरतेंगे तो कुछ भी खतरा नहीं होगा। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। अकस्मात सुजाता को अपने शरीर में एक और जीव के आने की सुगबुगाहट महसूस होने लगी। वह परेशान हो गई। उसने मोहित को बताया तो वह बौखला उठा। यह क्या मूर्खता कर बैठी? तुम्हें पता है न कि हमारा रिश्ता क्या है? और क्या हमने यह फैसला नहीं लिया था कि हम इन झंझटों से दूर रहेंगे? शादी वादी के बंधन में इसीलिए तो नहीं बंधे कि इन सब जिम्मेदारियों से हम दूर ही रहना चाहते थे। फिर यह कैसे हो गया? सुजाता का चेहरा तमतमा उठा। क्या सब मेरी ही गलती है? क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? और फिर पिछले 3 वर्ष से हम साथ साथ रह रहे हैं। हर दिन तुम मेरे साथ रहे तो कभी ना कभी तो यह होना ही था। वह अपने स्वर को संयत करते हुए बोली, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतो। मोहित बोला। वह आवाक रह गई। कितना पत्थर दिल इंसान है मोहित। आखिर इस बच्चे ने उसका ही तो अंश है। फिर वह ऐसे कैसे मना कर सकता है? फिर भी उसने समझौता करने वाले अंदाज में कहा, चलो शादी कर लें। आखिर हम पति पत्नी की तरह ही तो इतने वर्षों से रह रहे हैं। एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। अब यदि हम गृहस्थी बसा कर रहें तो ज़्यादा ठीक होगा। वैसे भी मम्मी पापा शादी के लिए जोर दे रहे हैं। उन्हें तो इस बात का अनुमान तक नहीं है कि हम इस तरह से रह रहे हैं। यदि मेरी इस दशा की उन्हें भनक भी लग गई तो सोचो मेरा क्या होगा। शाम को दोनों ने एक साथ ऑफिस छोड़ा तो मोहित ने थोड़ा शांत लहजे में कहा, देखो सुजाता, अब भी समय है। मेरी बात मान लो। मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर रमेश के नर्सिंग होम तक चल सकता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शाम तक फॉरिंग होकर आ जाओगी। और फिर अब तो गर्भपात वैध भी हो गया है। मोहित ने दृष्टा से मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। वह सोच में डूब गई, क्या करे क्या ना करे। जो कुछ भी हुआ
उसमें इस बच्चे का क्या दोष? क्या हुआ भ्रूण हत्या का पाप भी अपने सिर पर ले? मोहित तो पल्ला झाड़कर किनारे हो गया। फंसी तो वह थी। यदि माता पिता की बात मानकर शादी कर ली होती तो आज गर्व से सिर ऊंचा करके रहती। वैसे भी सोसाइटी में सब उसे अजीब नज़रों से देखते थे। यूं तो दिल्ली में यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अड़ोस पड़ोस में किसी से उसकी बात शुरू से नहीं होती थी। फिर भी उसने सामने वाले फ्लैट में रहने वाली मिसेस सुनीता से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक अव्यक्त रुखाई का ही परिचय दिया और उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वह दिल्ली के मुकाबले कानपुर जैसे छोटे शहर से आई थी। वह भी सबसे घुल मिलकर रहना चाहती थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी और वह धीरे धीरे हीनता का शिकार होती गई। अब यदि उसकी इस अवस्था की भनक किसी को लग गई तो क्या होगा? वह गहन सोच में डूब गई थी। देखो सुजाता, अब भी समय है, मेरी बात मान लो। मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी और फिर सब कुछ यथावत हो जाएगा। बहुत सोच विचार कर उसने हामी भर दी। दूसरे दिन दोनों ने छुट्टी ले ली। मोहित उसे नर्सिंग होम ले गया। 3-4 घंटे की प्रक्रिया के बाद वह उसे लेकर घर आ गया। सुजाता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। ग्लानि से उसका हृदय भरा हुआ था। मोहित ने उसे गर्म कॉफ़ी पिलाई और जब वह उठने लगी तो बोला, लेटी रहो, खाना बाहर से ले आता हूँ, और वह चला गया। सुजाता को अचानक रोना आ गया। वह तकिए में मुंह छुपाकर खूब रोई। आज उसे माता पिता, दीदी सभी की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि उनकी बात ना मानकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। काश उसने शादी कर ली होती तो आज वह अपने अजन्मे शिशु की हत्या के पाप की भागीदार तो नहीं होती। उसे मोहित के आने की आहट सुनाई दी तो वह चुपचाप शांत होकर लेट गई। किसी प्रकार 1-2 निवाले खा लिए और करवट बदलकर सोने की चेष्टा करने लगी। जब भी छुट्टियों में घर जाती सभी पूछते, कैसे मैनेज करती हो अकेले, कहाँ रहती हो? गर्ल हॉस्टल में, वह उत्तर देती। बड़ा अच्छा है, आंटी बड़ा ध्यान रखती है, बस किसी को वहाँ आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि यदि घर वाले भी आना चाहे तो उनकी व्यवस्था किसी होटल में करनी पड़ती है, और दिल्ली के होटल बाप रे बाप बड़े महंगे हैं। और इस प्रकार वह अपने घर वालों को समझा देती थी। इस वर्ष जब वह दिवाली पर घर आई तो माँ ने उसे विराज का फोटो दिखाया, जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उन लोगों को बचपन से ही सुजाता बहुत पसंद थी। वे लोग मिलने भी आए थे। विराज आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था तथा पद की गरिमा उसके चेहरे पर झलक रही थी। एकांत में उसने सुजाता से पूछा, शादी के विषय में क्या सोचा है? वह सकपका गई इस आकस्मिक प्रश्न से। शादी नहीं करनी है, उसने लड़खड़ाते शब्दों में कहा। जीवन का सफ़र बहुत लंबा है, उसे कैसे पूरा करोगी? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसे खिजा रहा हो। लेकिन सुजाता के चेहरे पर जो तटस्थता का भाव था, उसे देखकर उसने इतना ही कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, और सुजाता को अपना विजिटिंग कार्ड थमाकर चला गया। सुजाता भी दिल्ली लौट आई। समय फिर एक ढर्रे पर आ गया था। दोनों उसी प्रकार रहने लगे। हाँ, लेकिन अब सुजाता थोड़ी सतर्क रहने लगी। अब वह पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहती थी। आज जब वह ऑफिस से निकलने लगी तो मोहित को उसके कैबिन में नहीं पाया। कहाँ चला गया होगा, वह सोचने लगी। कोई बात नहीं, किसी काम से चला गया होगा, और वह ऑटो लेकर घर आ गई। फ्लैट की एक चाबी उसके पास भी थी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने टेबल पर चाय के 2 जूठे कप रखे थे। कौन आया होगा, वह सोचने लगी। तभी उसे बेडरूम से हंसी की आवाज़ आई। मोहित के साथ किसी स्त्री का भी स्वर था। हम लोग यहाँ ऐसी दशा में पड़े हैं, तुम्हारी पत्नी आ गई तो? स्त्री का स्वर सुनाई दिया। पत्नी? मेरी कोई पत्नी नहीं है। वह तो मैंने सुजाता के साथ फ्लैट शेयर किया है।
और साथ में रह रहे हैं। हाँ, हम दोनों में संबंध भी बने हैं, लेकिन वह तो इन बातों को सहज भाव से लेती ही नहीं है। पिछली बार मुझसे बोली, चलो शादी कर लें, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। इन्हीं सब झंझटों से बचने के लिए ही मैंने विवाह नहीं किया। मैं जीवन का पूरा लुत्फ उठाना चाहता हूँ रश्मि। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों इसी प्रकार रह सकते हैं। मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। अब वह जिद्दी हो गई है, हर समय संस्कारों की दुहाई देती रहती है। इतनी रूढ़िवादिता मुझे बर्दाश्त नहीं। अब धीरे धीरे मैं उससे ऊब गया हूँ। सुजाता ने सब सुन लिया। उसका सर्वांग सुलग उठा। उसने गुस्से में भड़ाक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। तो यह बात है, तुम मुझे अपनी भोगिया समझते रहे और मैं तुम्हें अपना सच्चा हमदर्द। उसे अचानक सामने देखकर दोनों चौंक गए। सुजाता, तुम? हाँ, मैं। रश्मि, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सुजाता अब रश्मि से मुखातिब थी। वह भी सुजाता के ही ऑफिस में काम करती थी। मैं नहीं जानती तुम यह सब क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ दिल्ली में है और तुम्हें इस प्रकार रहना भी नहीं है। बस एक बात गांठ बांध लो, इस व्यक्ति का पल भर का भी विश्वास नहीं करना। यह नारी को भोग्या समझता है। जितनी जल्दी तुम यह बात समझ लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हाँ मोहित, मैं तुम्हारे साथ रही जरूर, हमारा तुम्हारा संबंध भी बना, लेकिन अमर्यादित संबंध मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं अभी इसी समय तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर जा रही हूँ। अपना त्याग पत्र मैं ऑफिस में भेज दूंगी। मुझे दिल्ली में अब रहना ही नहीं है। तुम कितने निष्कृष्ट हो, यह अब मुझे समझ आ गया है। तुम्हारी आज़ादी उन्मुक्ता तुम्हें ही मुबारक हो। तुम्हारे ही कारण मैं अपने ही अंश की हत्यारिन बनी। नहीं, बस अब और नहीं, कहते हुए उसने बैग में अपना सामान ठूस लिया और फ्लैट से बाहर आ गई। अब वह कानपुर वापस जा रही थी। ट्रेन में आरक्षण तो इतनी जल्दी मिलता नहीं, सो उसने बस से ही यात्रा करने की ठानी। पापा को फ़ोन करके बता दिया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ रही हूँ आप सबके पास। मेरे भविष्य का जो भी फैसला आप करेंगे मुझे स्वीकार होगा। जब वह कानपुर बस स्टैंड पर उतरी तो उसने विराज को प्रतीक्षा करते पाया। वह मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ? वह चौंकते हुए बोली। हाँ, मैं। मुझे अंकल ने फ़ोन पर सब बता दिया था। बस अब घर चलो, परसों हमारी शादी है। अब तुम्हें बांधना जरूरी है, पता नहीं तुम कब फुर्त से उड़ जाओ। विराज ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। लेकिन विराज, तुम मेरे विषय में क्या जानते हो? मेरा दिल्ली में अपने एक पुरुष सहकर्मी के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया है। एक भटके हुए पक्षी की तरह जिसे एक नीड की तलाश है, सुजाता का गला भर आया। मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़के के साथ घूमती फिरती रहती थी, बड़े मॉडर्न ख्यालों की लड़की हो, लेकिन जिस प्रकार एक उफनती नदी को भी बांधकर एक ठहराव दिया जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी एक ठहराव की आवश्यकता है। और अब तुम्हारी भटकन समाप्त हो गई है। वैसे भी सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता, समझी मेरी भटकी गोरैया? विराज ने शरारत भरे मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा और कार को तीव्र गति से घर की ओर बढ़ा दिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।